नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, पेपर ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का है और पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन ए, जिसका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 13 मार्च 2022 को हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को, उस तरह के पेपर्स को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना है और हमें पता लगता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कुल 50 प्रश्न है और 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ सॉल्यूशन करके। आपने यदि नहीं देखा तो जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिए। और आज हम बात करेंगे 26 से लेकर 50 तक आगे के सभी प्रश्नों को। दोस्तों, यदि एक पेपर के रूप में आपको इसे अटेम्प्ट करने का मौका मिलता तो आज आपका स्कोर कितना रहता 25 में से, मुझे ज़रूर बताइए। और आपने दोनों पार्ट देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होना है और उसमें भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे। सो आपकी तैयारी कितनी है हमें अच्छे से पता लग सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है, उत्तर दिए हुए साथ में, लेकिन हम तो कारण सहित पूरी डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करके उत्तर बताएंगे। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एक मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब टेस्ट क्वेश्चन हिंदी में होते हैं तो कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में दीजिए, जब इंग्लिश में होता है तो कमेंट आते हैं कि हिंदी में दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल पेपर है, जिस तरह का हमें मिला है उसी तरह का हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। हिंदी या इंग्लिश मेरे हाथ में नहीं है, पेपर पूरा इंग्लिश में आया था। हाँ, एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे, उम्मीद है आप समझ जाओगे। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट होगा। देखो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसमें हाई मान का कैपेसिटर लगता है। 300% इसका टॉर्क माना जाता है स्टार्टिंग में। कैपेसिटर स्टार्ट का मात्र 80% होता है, ध्यान रखना, जबकि शेडेड पोल का सबसे कम होता है। रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज का भी लगभग 50% के आसपास टॉर्क होता है। अपने निर्धारित अंतिम टॉर्क की ये बात हो रही है। यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा होता है, 450% होता है। रिपल्सन मोटर का 2 नंबर पर होता है, 400%। कैपेसिटर स्टार्ट और डबल कैपेसिटर मोटर का एक समान होता है, 300-300%। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि जब किसी गोदाम में इस तरह की वस्तुएं हो जो कि इनफ्लेमेबल हो, यानी अज्वलनशील हो, तो वहाँ पर आपको किस तरह की वायरिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। MI केबल बोलते हैं शॉर्ट में इसे। इंसुलेशन के आधार पर केबल का नाम पूछा है तो मिनरल इंसुलेटेड केबल का उपयोग कर सकते हैं। सर्वसामान्य PVC का होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पूरा नाम है। VIR का है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, तो रबर में 5% सल्फर मिलाया जाता है, ध्यान रखना। और XLPE का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है, और इसकी विशेषता होती है कि टेम्परेचर 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो। 90 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को ये सहन नहीं करती है। अगला सवाल, 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए चीनी मिट्टी के डिस्क कितने लगेंगे। दोस्तों, याद रखना, अगर सवाल ये पूछा जाए ना कि एक डिस्क कितने वोल्ट के लिए, तब तो आपको उत्तर करना है 11 kV। लेकिन जब नंबर ऑफ़ डिस्कस पूछी जाए ना, तो हमेशा क्या करना है, उसमें आपको 13.2 किलोवोल्ट का भाग देना है। क्या करना है, दी गई वोल्टेज में 13.2 किलोवोल्ट का भाग देना है, यानी 132 kV लाइन में लगभग
जो लगेगी वो 10 लगेगी। अब 10 का तो ऑप्शन नहीं है, तो 8 से 9 डिस्क है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। थोड़ा बहुत नज़दीक का ऑप्शन भी आपको देखना होगा, जो भी ऑप्शन लगेगा कर सकते हो। आगे देखिए सवाल, मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब तांबे का तार है, इंसुलेटेड है, उसकी अधिकतम धारा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या धारा क्षमता का क्या होगा। डिक्रीज विद SWG इंक्रीज। देखो SWG अगर बढ़ता है ना, मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर SWG बढ़ता है, जैसे मैं बात करूं, एक 20 SWG है और एक 30 SWG है, तो दोस्तों इनमें से जो पतली तार है ना, वो कौन है, 20 SWG है, ठीक है ना, क्योंकि जो 20 SWG की जो है वो मोटी तार है और 30 SWG की जो है वो पतली तार होती है। यानी गेज में जो नंबर बड़ा होता है वो तार उतनी ही पतली होती है, उल्टा होता है, इसमें ध्यान रखें आप। तो आंसर हो जाएगा बी इसका, क्योंकि गेज बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा, साइज़ घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। बी उत्तर सही होगा इसके लिए यहाँ पर। और आगे देखिए, सवाल बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है कि किसी भी सब सर्किट में वायरिंग में जो चालक साइज होता है उसको इस तरह से चयन करें ताकि वोल्टेज ड्रॉप का मान वो किसी सिस्टम में तो 3% से ज़्यादा ना करवाएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, बाहर का जब स्विच ऑन किया जाता है तो उससे जो घरेलू मेंस है उस पर वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वैद्युतिक अधिष्ठापना में आग का कारण हो सकता है। देखो, जब फ्यूज वायर का आकार गलत होगा, साइज सही नहीं होगा, यानी मोटा फ्यूज लगा देंगे आप हायर करंट क्रिएटिंग का, तब फ्यूज उड़ेगा नहीं, आग लगेगी। अगर कनेक्शन कहीं पर लूज है तब भी लगेगी। और आउटडेटेड वायरिंग, आउटडेटेड मतलब पुरानी वायरिंग हो गई, मान लीजिए कि आपको तारें रिप्लेस करनी थी, है ना, तो ऑल अबव आएगा, उपरोक्त सभी कारण आग लगने के हैं। अगला सवाल है कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें कौन सा रोटर काम मिलेंगे। दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं इनमें अल्टरनेटर कम गति वाले होते हैं, लगभग 300 RPM के होते हैं। 20 इनमें पोल बताए जाते हैं, इनमें सेलिएंट पोल का उपयोग करेंगे। वहीं अगर टर्बो अल्टरनेटर और स्टीम अल्टरनेटर के लिए अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ध्यान रखना सिलेंड्रिकल रोटर होता है, सिलेंड्रिकल या नॉन सेलिएंट पोल, फिर बात एक ही होगी, दोनों एक ही ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ड्यूअल स्टार्टर से इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट से स्टार्ट किया, तो फ़ायदा क्या होगा ड्यूअल स्टार्टर से। ड्यूअल स्टार्टर से ये फ़ायदा होगा कि उसको स्टार्टिंग टॉर्क हायर मिल सकता है, क्योंकि पूरी लाइन वोल्टेज मिलती है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो होता है वो लाइन वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से इतनी टैपिंग दी जाती है कि लगभग 58% वोल्टेज ही मिलती है, इसलिए ड्यूअल स्टार्टर का ये एक फ़ायदा हो जाता है। जबकि करंट ज़्यादा लेगा और सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप भी उत्पन्न करता है वो, ये दो नुकसान है। फ़ायदा है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहूँ कि टॉप लेवल के क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है आपको आसान लगे, उसके पीछे कारण ये है कि आपकी अच्छी तैयारी है, इसलिए अच्छा लग रहा है आपको ये। देखिए, बैटरी की दक्षता किस में होती है, तो बैटरी की दक्षता दो तरह से होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी, है ना। तो अब इसमें से क्वेश्चन सुनो। एम्पियर आवर दक्षता लगभग 90 से 92% होती है और वाट आवर दक्षता होती है लगभग 72-80 आसपास, ठीक है। लेड एसिड सेल की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर में पूछ भी लेता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि एक बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता और वाट आवर दक्षता में संबंध क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी हमेशा अधिक होती है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन आता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, तो ये हमेशा 1 से अधिक आएगा। हाँ, अगर वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पियर आवर का पूछ ले तो ध्यान रखना फिर वो 1 से कम आएगा। अगला क्वेश्चन,
हमें अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर निम्न में से क्या डालना चाहिए? नमक और कोयले का मिश्रण डालेंगे, ए उत्तर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है क्या। और लाइटिंग सब सर्किट में अधिकतम कितना भार हो सकता है? तो 800 वाट का। पावर सब सर्किट में 3 किलोवाट का। उपभोग बिंदु कितने हो सकते हैं? 10। उपभोग बिंदु कितने हो सकते हैं? 2। दोनों का याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। पीएमएमसी मीटर केवल कहाँ लगेंगे? तो डीसी पर लगेंगे, जबकि एमआई टाइप जो है वो एसीडीसी दोनों पर लग सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है ना वो केबल का, तो मैंने बताया लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंक्रीज विद इट्स लेंथ, लंबाई के साथ घटता जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है, आउटलेट पॉइंट जो है वो 10 है, ठीक है। तो यदि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में चेक करें वायरिंग और अर्थ के बीच में, तो घरेलू वायरिंग में इंसुलेशन प्रतिरोध 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। वहीं अगर वाइंडिंग, वायरिंग, बॉडी उनमें बात करें तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार 33 केवी की अगर कोई अंडरग्राउंड केबल है तो वो ज़मीन में लगभग 1.2 मीटर गहराई पर होनी चाहिए। इसकी एक पूरी टेबल होती है और मैंने दिया हुआ है थ्योरी की वीडियो क्लास में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। प्रदीप्ति की इकाई पूछिए, प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है और ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है, यानी 1 लक्स और 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर दोनों बराबर होते हैं। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए शर्त क्या है? तो आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मापिका नियतांक 800 चक्कर प्रति kWh है, 18 सेकंड में 16 चक्कर काट देता है, ठीक है ना। तो 18 सेकंड में जब 16 चक्कर काटे तो उस दौरान बताइए कि इसने कितना जो है वो यूनिट कंजप्शन किया होगा। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनेगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि हम बात करें 16 चक्कर की, तो 16 चक्कर में लिए गए समय कितना है? 18 सेकंड का। अगर मैं 1 चक्कर का पूछूं तो 18/16, अगर वही मैं 800 चक्कर का पूछूं तो 800 का हो गया। ये आ गया आपके पास समय 18/16। अगर आप इसे 2 से काटें तो ये आएगा आपका 9/8, ठीक है। अब इसमें भाग दें तो 100, ये आपका आ रहा है 900 सेकेंड, यानी 800 चक्कर काटने में टोटल समय कितना लगा है? 900 सेकेंड। अब देखो, मान लेते हैं कि 1 यूनिट कंजप्शन हो रहा है और लोड जो है ना वो W है, तो यदि हम किलोवाट को घंटे से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर 1 यूनिट आना चाहिए कि नहीं? किलोवाट हमें ज्ञात करना है, समय हमारे पास है कितना है? 900, लेकिन इसको तो सेकंड था ना, घंटे में कन्वर्ट करना है तो 900/3600 आएगा, ठीक है। अब ये बराबर के बाद जब जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी और 3600/900 हो जाएगा। 3600 में 9 का 100 का भाग दो, उत्तर आएगा 4 किलोवाट। आप कैलकुलेशन करना, उत्तर मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला सवाल देखो क्या करे, अंडरग्राउंड केबल है, बिछानी है ऐसे कंजेस्टेड एरिया में, संकरा क्षेत्र है जहाँ पर खुदाई का काम जो है थोड़ा असुविधाजनक भी है, महंगा भी पड़े, तो फिर उसमें कोई किसी सिस्टम में डालेंगे, ड्रा इन सिस्टम। केबल को किस में डाल देंगे? कोई ट्रेंच में डाल देंगे, कोई पाइप के थ्रू डाल देंगे, क्योंकि खुदाई कर नहीं सकते, असुविधाजनक है, महंगी भी पड़ रही है इसलिए। अगला सवाल, 60 सेल है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए बैटरी बनाने के लिए 1.2 वोल्ट प्रत्येक सेल की है तो 72 वोल्ट हो गई। 0 ओम रेजिस्टेंस है तो 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। हमने इसे 120 वोल्ट डीसी के लिए जोड़ा, ठीक है ना। तो बैटरी में से चलने वाली धारा बताइए कितनी है? देखो 120 में से ये 72 वोल्ट जो है ये माइनस कर दो आप, ठीक है ना। क्या करना है? 72 वोल्ट माइनस करना है, 48 वोल्ट आ गया। ये 48 वोल्ट बैटरी के लिए कार्यकारी वोल्टेज बचेगा, इसमें 6 का भाग दो तो उत्तर आएगा 8 एम्पियर करंट। सी उत्तर सही होगा। कैलकुलेशन करना और उत्तर का मिलान करके मुझे जरूर बताना। PSM इसका मतलब होता है जो मल्टीप्लायर घटक होता है वो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको, ओवर करंट रिले में PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। फॉल्ट करंट और पिकअप करंट का अनुपात होता है, ए उत्तर सही होगा। और आइसोलेटर हमेशा तो ऑफ लोड कंडीशन में, यानी तब लगाते हैं जब लाइन पर नो लोड हो,
ये बाहर पर प्रचालन के लिए कभी डिज़ाइन नहीं किया जाता है। और सवाल पूछा है कि नॉट ए पार्ट ऑफ स्टे सेट। स्टे वायर में क्या नहीं होता, गाय इंसुलेटर नहीं होता है ना, इसमें स्टे इंसुलेटर होता है। और अगला सवाल 1440 आरपीएम पर मोटर चल रही है तो कितने पोल होंगे, 4 पोल होंगे। क्यों, क्योंकि 4 पोल की मोटर की 1500 आरपीएम आती है, स्लिप होने के बाद 1440 आरपीएम पर है। कैलकुलेट करके उत्तर का मिलान भी आप कर सकते हो, आपको उत्तर मिल जाएगा। एलईडी की दक्षता किस लैंप से अधिक होती है, CFL से अधिक होगी, फिलामेंट लैंप से भी अधिक होगी, मर्क्यूरी वेपर लैंप से भी अधिक होगी, उपरोक्त सभी आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों बस यही थे 50 प्रश्न इस पूरे पेपर के, और मुझे लगता है बड़े टॉप लेवल के ये 50 क्वेश्चन थे। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, स्कोर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए।